to start the I-fill operation, press the I-fill button during the operation. और ये तभी काम करेगा जब मशीन चल रही है, बंद में काम नहीं करेगा, क्योंकि बंद में तो गर्मी ज्यादा होगी। उसके बाद है सिग्नल रिसीविंग साइन। जब भी आप ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आवाज आती है पी पी डबल बीप। जब आप कोई सेटिंग चेंज करते हैं तो सिंगल बीप आती है, और जब आप ऑपरेशन को स्टॉप कर देते हैं तो लॉन्ग बीप आती है। जब आप अभी तो 24 हो गए यहाँ पे, लेकिन जब आप इस वाले बटन से मशीन को चलाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो कूलिंग पे चली जाती है, टेम्परेचर 24 हो जाता है, और एयर फ्लो का जो रेट है वो ऑटोमेटिक। क्लियर है? ज्यादा तो नहीं हो रहा? ठीक है। कस्टमर फील हैप्पी। आफ्टर सेल सर्विस का सबसे बड़ा इनाम यह है कि मेरा कस्टमर मेरी सर्विस से हैप्पी रहे। और कस्टमर को हैप्पी करने के लिए बाकी हार्ड वर्क ये सब बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है नॉलेज। नॉलेज का, एक्सपीरियंस का, हार्ड वर्क का, इसका अल्टरनेटिव कोई है? कुछ नहीं। कोई कहे जी मैं मेहनत करके नॉलेज को दबा सकता हूं, नहीं हो सकता। मैं मेहनत करके ये कम कर दूं, ये ज्यादा कर दूं, कवर अप हो जाएगा, नहीं हो सकता। नॉलेज एक अपनी जगह है, उसका भी कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एक्सपीरियंस ये अपनी जगह है, इसका भी कोई अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन मेरे को नॉलेज भी है, मेरे को एक्सपीरियंस भी है, लेकिन मैं हार्ड वर्क नहीं कर सकता, तो उसका भी कोई अल्टरनेटिव। भैया हार्ड वर्क भी करना। तो ये चीजें एक दूसरे की काट नहीं है, ये तीनों साइमल्टेनियसली एक साथ चलनी पड़ती है। नॉलेज भी रखो, हार्ड वर्क भी करो, और एक्सपीरियंस तो एक ही फील्ड में काम करते रहो तो एक्सपीरियंस तो ऑटोमेटिकली आएगा, वो तो कहा जाएगा। अच्छा, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने आईटीआई वगैरह कर रखी है एयर कंडीशनिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इस वाली मशीन में और उस वाली मशीन में क्या फर्क है, इस वाली स्टार रेटिंग और उस वाली स्टार रेटिंग में क्या फर्क है? आईटीआई करके काम करने में और बिना आईटीआई काम करने में क्या फर्क है? नहीं, मतलब आईटीआई वालों को नॉलेज ज्यादा होती है, होनी चाहिए, बड़ी 2 साल थ्योरी करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आईटीआई का बच्चा पास होने के बाद किसी दुकान में काम करे, अरे कुछ नहीं पढ़ाते आईटीआई, तो सर्टिफिकेट कुछ काम नहीं करता। तो क्या नॉलेज होनी चाहिए आईटीआई के बच्चे को थ्योरी की? तो उसका आंसर है यस। उसने 2 साल और किया क्या? थ्योरी पढ़ी है। लेकिन जैसे ही वो मार्केट में आता है, उसने पढ़ा होता है वैक्यूम, लेकिन मार्केट में वो वैक्यूम से भी बड़ी चीज कर रहा होता है, सेल्फ वैक्यूम। तो फिर ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो 2 गर्मियों में ही खत्म हो गई? सर आप ਐਸਕੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨੇ ਚੂਸ ਲਈਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ डिजाइन क्यों करती? सारे एक बंदा गया कहते गैस लिया लिफाफे आई पाती
ठेकेदार मतलब फ्रीलांसर ही हो गए ना। मैं आपको कितने ऐसे फ्रीलांसर दिखा सकता हूँ जिसका कस्टमर इंतजार करता है कि भैया मशीन मैं कहीं से भी लूँ, लगाऊंगा तेरे से। तो ठेकेदार या फ्रीलांसर सारे ही एक ही तरीके के हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ज्यादातर हो ऐसे जरूरी है, बट आप ये सोचो कि क्या जिस डाल पे बैठते हैं उस डाल को काटा जा सकता है? तो ये वैक्यूम जो है ये जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है। तो ये जो सेल्फ वैक्यूम की थ्योरी है, एक ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਿਊਮ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੈਕਿਊਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਡਬਲ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਵੈਕਿਊਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਪਲਿਟ ਏਸੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੈਕਿਊਮ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ 15 ਟਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਵੈਕਿਊਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ CFM ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 CFM ਦਾ, 4 CFM ਦਾ, 7 CFM ਦਾ, 15 CFM ਦਾ, 18 CFM ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 15 CFM ਦਾ ਵੈਕਿਊਮ ਸਪਲਿਟ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੇਗੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਆਇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੇਗਾ, ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਤੇ ਲਗਾਤਾ, ਹੈਵੀ ਵੈਕਿਊਮ ਤੇ, ਉਹ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਜੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। VRV ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਵੈਕਿਊਮ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ VRV ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਵੈਕਿਊਮ ਆਉਂਦੇ 7 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। 4 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋਨ ਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 1000 ਮਾਈਕਰੋਨ 700 ਮਾਈਕਰੋਨ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਬ੍ਰੇਕ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਵੈਕਿਊਮ, ਫਿਰ ਮਾਈਕਰੋਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੈਕਿਊਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਇਸਚਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੈਕਿਊਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਓਵਰ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਕਿਊਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਿਟ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਨਾ 17 CFM ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵੈਕਿਊਮ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੈਕਿਊਮ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। तो एक काम करते हैं, लंच के बाद एक वैक्यूम का टॉपिक लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। तो अभी तो हम ही वैक्यूम पे चल रहे हैं। ठीक है सर। तो हमारा वैक्यूम ब्रेक करेंगे एडिशनल चार्जिंग के साथ। ਸਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗੈਸ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। एक मिनट कौन गया स्टोर वाला? सुनो भैया, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹੀਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਲੋ
ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ 3 ਸੈਂਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਹੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਥੱਲੇ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਆਹ ਦੱਸੋ। इसको भी समझाओ ये। ਹਾਂਜੀ हेलो पंजाबी आती है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ पंजाबी से पूछिए। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਏਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਰੂਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਲਡ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸਰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੈਂਸਰ, ਡਿਸਚਾਰਜ, ਲਿਕਵਿਡ ਤੇ ਐਮਬੀਐਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੋ। ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। तेरा चल जाएगा ये उन्होंने बता दिया। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਆਨਸਰ ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ठीक है, क्यों का कारण तो मैं दे दूंगा। ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन था कि चल ही नहीं रहा, तो चलेगा वो लड़ दे। तो और भी कोई होगा? हाँ जी, और भी अपना कोई क्वेश्चन है यार, दसो यार, आज आए हैं आप इतने। हेलो, इधर आओ, ना 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 इधर आओ यार, दसो यार, तुम्हारा यार आप कर के हैं आज ट्रेनिंग लेना है यार, क्वेश्चन करोगे आंसर मिलेगा। ऐसा कि जेडे सारे बाहर है गए अंदर आ जाओ, आप ट्रेनिंग शुरू करिए वीरो। ना 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 आ जाइए अपने, हाँ भाई आ जाइए, क्वेश्चन आ जाओ भाई, किसी ने क्वेश्चन है भाई आके करो यार, आज आप कर के आते हाँ भैया ओ आ जाओ यार, ट्रेनिंग वास्ते आ जाओ यार। बस बस एक गल दसा, जो बंदा शर्मांदा नहीं वो हमेशा मार खाता। यार एक मिनट, कस्टमर के घर काम करोगे तो ऐसा शर्माओगे, पूछोगे नहीं। आया यार, आया इधर ओ यार इसके चक्कर में वो भी नहीं आ पा रहा। तू आ भाई, केड़ा केड़ा आओ, मोस्ट वेलकम। तू अपने काम में गुजर है, सबको थोड़ी साथ लेके चल सकते हैं, ये मोदी जी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। पहले हमारा भी था सर, ਅਸੀਂ ਡਾਈਕਨ ਦਾ ਏਸੀ ਇੱਕ ਚਰਖਾ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੂਲਿੰਗ। ਬੈੱਡ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ कोई ਸੀ। नहीं, इनको बताओ, सारे इंजीनियर ही हैं। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਰੂਮ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਵਰਕ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। स्विंग को चेक कितने सी ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਚੈੱਕ स्विंग को ਕੀਤਾ। एक साइड तो नहीं सी जा रहे, और ये जो स्विंग स्विंग चेक किते क्योंकि मैंने बीती है ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ। बस वही है, वही चक्कर वही है। चक्कर। पर मेरे को एक बार रुको, हेलो ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਤੇ ਓਕੇ 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 ਓਕੇ। ਇਨਕਾ क्वेश्चन क्या है? ਬੈੱਡ ਤੇ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਕੂਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਡਾਈਕਨ ਦਾ ਹੀ ਏਸੀ ਸੀਗਾ, ਕੂਲਿੰਗ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ। कूलिंग फील नहीं हो रही लेकिन टेम्परेचर आ रहा है। रूम का टेम्परेचर ठीक सीगा क्योंकि ਅਸੀਂ टेम्परेचर टेम्परेचर आ रहा है, बस कूलिंग ही फील नहीं हो रही। हवा के थपेड़े नहीं लग रहे। नहीं सर, साइड पे कुछ भी नहीं कोई नहीं। हो रहा। मिल गया तुम्हें सोल्यूशन, मिल गया। सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਭ। हाँ क्वेश्चन करो। My name is Pushpinder Singh। यार शरीर इतना तगड़ा, आवाज आ रही है। पशविंदर सिंह नेड़े कर यार मैं। ਮਾਈਕ ਕਾਲ ਕਰੋ। मेरा नाम पुष्पिंदर सिंह है। हाँ मेरा नाम पशविंदर सिंह, डोंटी रोड। डरन दी नहीं लोड़ हैगी। हंस रहे यार। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं डाइकन ਦਾ ਏਸੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਏਸੀ ਆ ਹੌਟ ਐਂਡ ਕੂਲਡ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਐਂਪੀਅਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਉਹ 3 ਐਂਪੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਆ 6 ਐਂਪੀਅਰ, 5 ਮਿੰਟ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ, 7 ਐਂਪੀਅਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਟ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੀਟ ਮੋਡ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ,
41 ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਕੱਟ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਐਰਰ ਕੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं रीजन पूछ ਇਨਵਰਟਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ जी आंसर आएगा, अच्छा आएगा आंसर। क्वेश्चन पूछ के रख ले, आंसर देंगे। और कोई? तो इसका मतलब जिन्होंने एक दो ने क्वेश्चन पूछा उसके लिए हिम्मत भी चाहिए वैसे, तो उन्होंने पूछ लिया और बाकी लोग ये सोच रहे हैं कि जो ये बता देंगे हम सुन के चले जाएंगे। खैर वो भी कर सकते हैं। देखो सीखने के तो कई तरीके होते हैं। कई लोग शांति से बैठ के अपना तसल्ली से सुन के सीखते हैं, कई लोग करके सीखते हैं, कई लोग सुनते हैं फिर करते हैं फिर सीखते हैं। तो सीखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कैसे भी सीख लो। लेकिन अल्टीमेटली जब हम कस्टमर के घर पे होते हैं तो आपका वो तरीका काम आना चाहिए। सीख तो जैसे मर्जी, चाहे इनसे सीख लो, सभी सिखाते हैं एक दूसरे को, बस वो तरीका वहां पर काम आ जाना चाहिए। जैसे मैथ का टीचर होता है, बच्चे से ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, कह रहे इस इक्वेशन को सॉल्व करने का ये भी तरीका, ये भी तरीका, ये भी तरीका। कह रहा सर ये बताओ आसान तरीका कौन सा? कह रहा आसान तरीका वो होगा जो तेरे को एग्जाम में याद आ जाए। तो एक ही कंप्लेंट को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, क्योंकि एक कंप्लेंट कभी एक वजह से नहीं आती, उस कंप्लेंट के आने की भी कई वजह हो सकती। जैसे होता है ना, आप देखो मैनुअल्स, कभी आप देखो, जरूर देखे होंगे आपने, तो उसमें लिखा होता है लेस कूलिंग की अगर कंप्लेंट है तो लेस कूलिंग की 3-4 कारण लिखे होंगे कि ये है तो हो सकता है, ये है तो ये हो सकता है, ऐसे 4-5 कारण लिखे होंगे। फिर लिखा होगा पहले ये चेक करो क्या ये सही है या नहीं, यस या नो, 2 चीजें होती हैं। लेकिन हमारी ट्रबल शूटिंग में एक तीसरी चीज भी आती है, वो आती है कभी कभी। लेकिन मैनुअल में चीज लिखी होती है, अगर आपने फिल्टर चेक किए, क्या फिल्टर साफ है या गंदे, यस या नो। अगर आप यस की तरफ जाते हो तो क्या लिखा होगा, तो फिल्टर साफ करोगे। लेकिन लिखा नो, इसका मतलब फिल्टर गंदे नहीं है। फिर वो आगे जाएगा, फिर आगे एक चीज पूछी जाएगी, फिर उसके 2 आंसर होंगे, यस या नो। लेकिन हमारी ट्रबल शूटिंग क्या होती है, उसमें आता है एक तो कभी कभी, और दूसरा कभी कभी आता है जी ये तो रात में होता है, ये दिन में होता है, ये बारिश के वक्त होता है, ये धूप के वक्त होता है, ये हमने एमडी सर के घर पे मशीन लगाई थी वहां हो रहा था, ये हमने रिफाइनरी का जीएम था उसके घर में हो रहा था। तो हमारी ट्रबल शूटिंग में ये चीजें भी जुड़ती हैं, क्योंकि हम फील्ड में घूम रहे होते हैं। तो मेरा सीधा सिंपल एक क्वेश्चन होता है, क्या मशीन में ऐसा कोई सेंसर लगा होता है जो ये बताए दिन या रात हो गई? होता है? सोच रहे हैं कई लोग, ना ऐसे मुंडी हिल रही है ना ऐसे। होता है? हाँ जी होता है। अब ही आप सीखने के कई तरीके होते हैं। क्या मशीन किसी एमडी के घर में लगी है, जीएम के घर में लगी है, लोकल आदमी के घर पे लगी है, ये पहचानने की ताकत भी होती है मशीन में? सर कस्टमर बहुत पढ़ा लिखा है, इसने एमटेक किया हो, तो एक काम कर आउटडोर को बता दे, हो सकता चल जाए। सर ये कस्टमर बीई इलेक्ट्रिकल है, तो ऐसा काम कर आउटडोर को जाके बता दे भाई साहब ये इलेक्ट्रिकल में बीटेक है, बिना तारों के चलना तेरे हो जाएगा? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। धूप है, बारिश है, दिन है, रात है, 11 बजे है, 12 बजे है, 1 बजे है, 2 बजे है, ये मशीन को पता चल सकता है? नहीं पता चल सकता। लेकिन अगर कंप्लेंट आ रही है दिन रात कभी, तो ये तो सीधा सीधा हिंट दे रही है कि उस वक्त वहां पर क्या ऐसा हो रहा है कि मशीन मिसबिहेव कर रही है। सबसे ऐसी कंप्लेंट तो बहुत ही सिंपल होती है।
तो फिर रात को या दिन को या पर्टिकुलर अगर वो उसी टाइम पे बंद हो रही है तो उस टाइम पर उस एरिया में ऐसा क्या होता है कि मशीन नहीं चल रही। ये तो सीधा सीधा हिंट होता है ट्रबल शूटिंग को सॉल्व करने। अब बहुत सारे लोग डाइकिन के अंदर ये फील करते हैं और वो जेन्युइन नहीं होता होगा कि वो एरर कोड नहीं दे रही, जबकि हमारी मशीन का मैंने स्टार्टिंग में क्या दिखाया था, सेल्फ डायग्नोज करना मशीन में, ये उसका की पॉइंट है, सेल्स की पॉइंट है कि हम अपनी मशीन में सेल्फ डायग्नोज कर सकते हैं। अब तो डिस्प्ले भी है तो अगर कोई एरर आना होगा तो एरर कोड भी आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो क्या मुझे एरर कोड चेक करना आता है? आता है। तो हम कैसे करते हैं? पीसीबी की लाइट ब्लिंक करती है। वेरी गुड। तो डाइकिन में एलईडी ब्लिंक करती है और कितनी बार ब्लिंक करती है ये नोट करना पड़ता है। वेरी गुड। तो ये ट्रेनिंग कहीं से मिली होगी ना आपको, तो ट्रेनिंग में ही बताया होगा ना, तो ट्रेनिंग में ही सीखते हैं, लेकिन हमने नहीं बताया आज तक ऐसे। सर बीप लंबी आती है, ये लो, फिर वही इसे रिमोट से भी एरर कोड ये देखो कैंसिल बटन आ गया डरना। अब तीसरा तरीका देखो, चक्को माइक यो हरनी से ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਨਾ ਕੈਂਸਲ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਬਾ ये ਕੇ माइक लगाने के बाद भी ये आवाज है, ਆਫ ਸੀਗਾ। एरर था ये। ਮਾਈਕ ਐਰਰ। ਔਰ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕੈਂਸਲ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨੀਚੇ, ਉਹਨੂੰ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਵਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 00 ਆਉਂਦਾ, इसमें सेल नहीं है, वैसे ही दिए। ਆਹੀ ਕੈਂਸਲ ਬਟਨ ਹੈ तो कहाँ पे आएगा एरर? ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ, ਰਿਮੋਟ ਦੇ डिस्प्ले। ਰਿਮੋਟ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ। ये देख तूने एसी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ 00 ਆਉਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਐਰਰ ਕੋਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਰਰ ਕੋਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨੱਪ ਕੇ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਰਰ ਕੋਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ CL ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਡਿਸਪਲੇ ਜਿਹੜੀ ਏਸੀ ਦੀ ਆ ਉੱਤੇ ਬੀਪ ਸਾਊਂਡ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਬੀਪ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਬੀਪ ਕਰਨੀ ਉੱਤੇ। बस यही है। हो गया? हो गया। किसी को कुछ पूछना है इनसे पूछ लो, फिर ये चले जाएंगे फिर नहीं आएंगे। क्लियर हो गया एरर कैसे होता है? पूछना एक बार किसी को कोई डाउट है, चक शुभा। बाकी सब तो पढ़ तो चलो अलग बात है, लेकिन कितनी उम्र है आपकी? 21। तो विश्वास रखो, खड़े हो। हाँ जी, कुछ पूछना है? एरर कोड चेक हो गया? ये समझ ही नहीं आया? क्या पता है? लाओ। और क्या, जिसको पता है वो बताए। बहुत बढ़िया, जाओ यहीं से बताओ। कैंसिल बटन को प्रेस करके 5 सेकंड ਲਈ ਹੋਲਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ माइक ऑन। ਐਡ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਕੈਂਸਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ 5 ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਨਾ, ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ 00 ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਰਰ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਪ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਰਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਐਰਰ ਕੋਡ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਮੋਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਰਰ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। नहीं हो गया। ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਰਰ ਕੋਡ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ? वेट। ਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਐਰਰ ਕੋਡ उधर उधर ਹਾਂਜੀ दोबारा पूछो क्वेश्चन। सर मैंने जब है ना क्वेश्चन किया, मैंने बोला जब जो है ना रिमोट की डिस्प्ले पे भी एरर कोड नहीं मैच करती, बीप की आवाज नहीं होती, फिर आप एरर कोड कितना फिर एड्रेस करांगे? आपकी मशीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੈ?
ਦੱਸਣਗੇ ਗੱਲ ਕਰ बाकी मेरे पे डाल दो। ਬਾਕੀ ਉੱਧਰ ਪਾ ਦਿਓ लेकिन ट्रबल शूटिंग की जब हमने डिस्कशन स्टार्ट की तो पहले आया कि हमें एलईडी की ब्लिंकिंग काउंट करनी पड़ती है। वो करनी पड़ती है लेकिन वो मॉडल दूसरे हैं। वो कैसेट टाइप मॉडल है, वो मलेशिया के मॉडल हैं, वो FT-YN या फिर आपके बटरफ्लाई वाले कैसेट हैं जिनकी ग्रिल बटरफ्लाई टाइप की बनी होती है, उसके अंदर आप एलईडी की ब्लिंकिंग चेक करते हो। लेकिन नॉर्मल जिस आरए इन्वर्टर की अभी हम चर्चा कर रहे हैं तो आपका आंसर पूरी तरह से गलत नहीं है, थोड़ा सा ठीक है। तो कुछ मॉडल ऐसे हैं जिसमें एलईडी की ब्लिंकिंग चेक करनी पड़ती है, वो कितनी बार ब्लिंक कर रहा है। लेकिन वो मशीनें पता नहीं यहाँ कितनी है नहीं है, पर वो है। लेकिन मोस्टली जो आरए इन्वर्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी आज की डेट में लेटेस्ट के अंदर, उसके अंदर ब्लिंकिंग की काउंटिंग नहीं चेक करते। वो ऐसे में और ये सर जितने भी मॉडल आ रहे हैं हमारे इंडियन मॉडल है, निमराना मेड मॉडल है, उनमें किसी में ब्लिंकिंग का कोई सीन नहीं है। क्लियर है? ये जितने मॉडल हमारे थाईलैंड या मलेशिया से आते थे, बेसिकली मलेशिया सारे मलेशियन मॉडल में ये ब्लिंकिंग का कॉन्सेप्ट आता था। और वो भी ज़्यादातर 90% मॉडल उसमें कैसेट है, उसमें आता था। आरए में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। FT-YN करके एक कूल मॉडल आता था, उसमें था। अब वो मॉडल तो मतलब बंद हुए, मेरा 2011-12 से बंद। तो आरए के केस में, ऐसे के केस में जितना इंडियन मॉडल होता है कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको रिमोट पे ही एरर कोड मिले या मशीन है। तो थोड़ा सा ठीक है, मैं ऐसे नहीं कहेंगे पूरे गलत है, तो तुमने देखा होगा इसलिए बताया। तो दूसरा हो गया तो बीप से, तो बीप अपने आप तो आएगी नहीं, तो वो कैंसिल बटन। लेकिन कैंसिल बटन को मैं दबाऊं 5 सेकंड के लिए तो यहां तक तो सभी करेक्ट हैं कि 0-0 ही आएगा, 2 0 आएंगे और दोनों ही 0 ब्लिंक हो रहे होंगे। ये भी तो ट्रबल शूटिंग अगर रिमोट कंट्रोल से हो रही है तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये 2 टाइप के रिमोट हैं, वो 5 स्टार है। इसमें जो सारे बटन ऊपर ही दिख रहे हैं ना, और इसमें कुछ बटन जब आप इसको स्लाइड करोगे तो दिखेंगे, और जोर से स्लाइड करोगे तो बैटरी दिखेगी। ठीक है, फिर बैटरी डालो, फिर इसको कवर हुआ। तो अगर मैं बात करता हूं रिमोट कंट्रोल से, तो सबसे पहले जैसे किसी ने बोला कि एलईडी ब्लिंक करती है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर एरर कोड होगा तो जो भी एलईडी यहां बनी होती है वो ब्लिंक करती है। इसको बोलते हैं ऑपरेशन लैम्प। लेकिन मैं, क्योंकि हम फील्ड में भी काम करते हैं, तो सिर्फ मैं पीपीटी के भरोसे आपको ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं। तो कभी कभी मार्केट में ये एलईडी ब्लिंक नहीं भी करती, नहीं, फिर नहीं, कभी कभी नहीं करती, नहीं करती नहीं। ऐसा हो सकता है कि ये इसमें लिखा है कि करेगी, लेकिन फील्ड के चमत्कार अलग होते हैं, फील्ड की कंडीशन, तौर तरीके फील्ड में अलग होते हैं। तो हमारा तो एक्चुअली असली इम्तिहान तो फील्ड ही है, यहाँ थोड़ी है ये। ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸਰ ਹੈ ਨਾ ਓਵਰਡੋਰ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਰਰ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। मत करना, क्या हमें ढूंढना आता है, पहले उस पर चर्चा करें। तो यहां पर लिखा है कि कोई भी प्रोटेक्शन डिवाइस इंडोर आउटडोर यूनिट का अगर एक्टिवेट होगा तो ये लाइट ब्लिंक करनी चाहिए। अगर कोई सिग्नल ट्रांसमिशन एरर होगा इंडोर आउटडोर के बीच में तो ये लाइट ब्लिंक करनी चाहिए। ये इंडोर से पता चल जाता है कि कोई एरर है, कौन सा है वो नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर इसके डिस्प्ले पे अपने आप आ ही गया यूवी सीरीज है तो पता ही चल जाएगा, पढ़ लो U0 है, चलो U0 पे काम करता है, तो जो भी U0 का मतलब होगा उस पे काम करो।
तो ऐसी ही सुविधा हमारे पास आउटडोर में भी है। आउटडोर में भी एक एलईडी होती है, लेकिन आउटडोर की वो एलईडी हमेशा ब्लिंक करती रहती है। हाँ, इधर करती रहती है। राइट, ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब पावर आ गई। लेकिन यहां पर अगर पढ़ें, when the microcomputer works in order, LED A always blinking। अगर आपका पीसीबी माइक्रो कंप्यूटर, उसका दिमाग सही काम कर रहा है, पावर आपने दी हुई है, पावर आउटडोर पे ही दी जाती है, तो आपका वो एलईडी जो पीसीबी में है वो हमेशा ब्लिंक आवाज। कुछ लिप्स तो ऐसे फेविकोल से चिपके हुए हैं, पर पनीर के सामने उनका फेविकोल टूट गया। खैर वो तो अच्छी बात है, खाना पीना भी होना चाहिए, लेकिन लंच के बाद ट्रेनिंग मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पनीर एडजस्ट होने में टाइम लेता है। इसीलिए जितना पार्टिसिपेट करेंगे जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा है, किसी भी देख रहे हो आएगा। वो रखा हो नहीं सर, हटिया मुझे लेके चलिए था। सो इसमें लिखा है द एलईडी ए टर्न्स ऑफ, यानी कि जो एलईडी है आउटडोर की वो बंद भी हो सकती है। कब बंद हो सकती है? जब पावर बंद हो। यानी अगर आपकी मशीन की पावर बंद है तो एलईडी क्या होगी? बंद होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। तो यहां लिखा हुआ है कि यदि किसी यूजर ने पावर सप्लाई ऑन कर रखी हो, लिखा हुआ, और काफी देर से मशीन को चलाया ना हो, तो मशीन क्या करेगी? स्टैंड बाय इलेक्ट्रिसिटी सेविंग फंक्शन में चली जाएगी। और ये कैसे पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग फंक्शन में चली गई है? उसके आउटडोर की एलईडी बंद हो जाएगी। लेकिन अब मेरा कोई इंजीनियर जाके वोल्टेज चेक करेगा तो वोल्टेज क्या दिखाएगी उसकी? आ रही है, वोल्टेज आ रही है और एलईडी बंद है, पीसीबी खराब है। ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन है सर, पीसीबी पे जो, और कस्टमर कह रहा है कभी कभी तो चल जाती है। हाँ सर, फिर तो पक्का पीसीबी खराब है। The LED A turns off while the standby electrical saving function is activate। तो LED बंद मिल सकती है अगर किसी यूजर ने काफी देर से पावर सप्लाई ऑन कर रखी हो, लेकिन मशीन को रिमोट से ऑन ना किया हो, तो ये LED बंद हो सकती है। और ये LED क्यों बंद हो सकती है? पावर सप्लाई हो तो वो चेक करो। अब एरर कोड देखने का तरीका नंबर ये दीवार के पीछे तो नहीं। तरीका नंबर 1 बहुत सिंपल, बहुत पुराना, बहुत सटीक, जो बताया अभी सभी ने, कि जब भी आप कैंसिल बटन को 5 सेकंड के लिए दबाएंगे तो रिमोट कंट्रोल की स्क्रीन पर 0 0 आ जाएगा। लेकिन ये 0 0 अकेला नहीं आएगा। देखो इस 0 0 के चारों तरफ लाइट है ना, ऐसे लाइनें हैं, तो इसका मतलब दोनों ब्लिंक कर। तो ये 2 0 आएंगे और दोनों ब्लिंक करेंगे, लेकिन ये अकेले नहीं आएंगे। इनके साथ आएगी एक आवाज, जैसे बिग बॉस में आती है। बिग बॉस चाहते हैं, आती है कैसी? अच्छा, बिग बॉस चाहते हैं। अच्छा, किसको? तो कैंसिल बटन को अगर आप 5 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो रिमोट कंट्रोल की स्क्रीन पे 0 0 आएगा और इसके साथ आवाज आएगी जो बीप साउंड बोली किसी ने आपने। लेकिन वो बीप साउंड 2 टाइप की आएगी, या तो लॉन्ग बीप
टो, या वन टाइम या शॉर्ट बीप बोल देते हैं उसको, टो, या तो लॉन्ग बीप आएगी टो और एक ही बार आएगी, ये नहीं कि रुक रुक के लॉन्ग बीप आती रहेगी, टो फिर टो, एक ही बार आएगी टो, या फिर शॉर्ट बीप आएगी टो। खड़े होकर बना लो वीडियो यार, तेरे पे भरोसा नहीं है उसको, तेरा भी बिजनेस खत्म। अरे ये तो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है ना, है? एक को छोड़, वो हम यहाँ बहुत सारे हैं। तो या तो लॉन्ग बीप आएगी या शॉर्ट बीप आएगी, लेकिन अगर कोई भी बीप ना बीप आई नहीं तब सर मैं तो दबा रहा हूं कैंसिल का बटन, कोई आवाज ही नहीं आ रही, तब क्या करें? सर आउटडोर की पीसीबी चेक, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो आउटडोर। सर आई प्रॉब्लम आ रही है सारी बीच प्रॉब्लम है ऐसी ही होती है, और प्रॉब्लम है कोई नहीं थोड़ी आएंगी, ऐसी ही होंगी। डिस्प्ले चेक करनी पड़ेगी। वेरी गुड, वो देखो, पर डिस्प्ले में चेक क्या करूं? तो ध्यान रखना, इंजीनियर नंबर 1 बनने के 4 पिलर दिखाए थे, लास्ट का था मिनिमम स्पेयर पार्ट। तो अपने बैग में एक डिस्प्ले पीसीबी रखो, डिस्प्ले पीसीबी में एक बजर होता है जो कि साउंड पैदा करता है, गोल सा। तो इसका मतलब उस पीसीबी का वो बजर साउंड ही खराब है जो कि साउंड क्रिएट करता है। तो जब वही खराब है तो आवाज तो रिमोट नहीं पैदा करेगा, इंडोर पैदा करेगा, और इंडोर के अंदर डिस्प्ले पीसीबी के अंदर जो उसका बजर लगा हुआ है वहां से आवाज आएगी, तो वही खराब है। या वो डस्ट ब्लॉक हो गया है, उसको साफ कर लो ब्रश मार कर, मॉइस्चर वगैरह सब कुछ हो सकता। लेकिन अगर वो ठीक है, आपने बदल लिया, मेरे बैग में ही पड़ा था, मैंने नया लगा दिया, तो अब तो आवाज आएगी क्योंकि आपके बैग में तो ठीक ही पड़ा होगा। अगर लॉन्ग बीप आती है, मतलब आपने कैंसिल बटन दबाया, 0-0 आया और साथ में आई लॉन्ग बीप, तो डाइकिन में लॉन्ग बीप का एक ही मतलब होता है कि जिस पे लॉन्ग बीप आ जाए इट मींस ये कंफर्म है कि यही एरर है। लॉन्ग बीप मतलब लॉन्ग बीप मींस मतलब 100% कंफर्म यही एरर है। तो अगर लॉन्ग बीप 0-0 पे बजे तो फिर एरर क्या हुआ? 0-0, कोई नहीं। तो कोई कहे डाइकिन में मशीन ठीक है, वो तो 0-0 का मतलब है। हाँ 0-0 एरर है। आप एरर कोड की लिस्ट देखेंगे तो सबसे पहला एरर ही 0-0 है। मशीन ठीक है ये भी एरर से पता चलता है, यानी अगर मेरी मशीन नॉर्मल है ये भी कैंसिल बटन से पता चलेगा। यानी कैंसिल बटन को 5 सेकंड तक दबाऊंगा, 0-0 आएगा, लॉन्ग बीप आएगी, तो मैं 0-0 का ही तो मतलब देखूंगा। तो 0-0 का मतलब लिखा है मशीन इज नॉर्मल, सिस्टम इज नॉर्मल, नॉर्मल ऑपरेशन, यानी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सामने हूं जिस मशीन के मैं खड़ा हुआ वो तो दिक्कत दे रही है, यानी मैं मशीन के सामने खड़ा हूं और वो नहीं चल रही, लेकिन मेरा रिमोट कह रहा है मशीन नॉर्मल है। अब मैं क्या कहूं कस्टमर को, ये मशीन नॉर्मल है, मान लेगा कस्टमर। सर देखो जी लॉन्ग भी बाहर मैं ही नहीं मानता मैं ही नहीं मानता है, सर मेरी चीज खराब है, मैं ही नहीं मानता मेरी 0-0 तो सही है, वो भी पर मशीन मेरी खराब है सिस्टम। तो 0-0 का जिस पे भी 0-0 जिस पे भी लॉन्ग भी बजे वही एरर है। लेकिन अगर 0-0 पे शॉर्ट भी बज जाती, कौन सी? सिंगल भी, शॉर्ट भी, 2, तो इसका मतलब 0-0 नहीं है, कुछ और है। अब कुछ और है उसको ढूंढना पड़ेगा। उसको ढूंढने के लिए
इसी बटन को, किस वाले बटन को, कैंसिल बटन को एक एक करके तब तक दबाते रहो, प्रेस करते रहो जब तक कि नॉन बीप ना आए। अभी यहाँ 0 0 आ रहा है, ठीक है, और जस्ट एज्यूम कीजिए कि इस पे सिंगल बीप आई थी, तो अब आप कैंसिल बटन दबाओगे तो ये दोनों डिजिट बदल जाएंगे, यानी 0 0 की जगह हो जाएगा A1, फिर दबाओगे A2, फिर दबाओगे C2 C5, ऐसे ऐसे बदलता रहेगा और साथ आती रहेगी आवाज टू 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 टू। आपको बटन को कब तक प्रेस करते रहना है, जब तक लॉन्ग बीप ना आए। पर मान लो लॉन्ग बीप आई नहीं, इसका मतलब मेरे सामने जो मशीन खड़ी है वो प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन परविंदर नाम बोला था, पुष्पेंद्र जी को एरर मशीन दिखाएंगे। लेकिन पुष्पेंद्र जी की खासियत क्या है, पुष्पा नहीं, वो नहीं, लास्ट वाला वर्ड चुकेंगे। तो क्या मेरे पास कोई दूसरा मेथड भी है जिससे मैं एरर कोड चेक कर सकता हूं? यहीं पे आके गाड़ियां कर जाती है। तो जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो फिर क्या करना पड़ता? चम्मच यूज कर लो। ज्यादा घी चाहिए तो क्या करना है? यानी कि सारे टूल होने चाहिए। तो मेथड नंबर 2, तरीका नंबर 2। अब तरीका नंबर 1 तो दोनों का सेम है, दिख रहा है, लेकिन तरीका नंबर 2 अलग अलग है। तो सबसे पहले हम इससे शुरुआत करेंगे, 5 स्टार वाले रिपोर्ट से। कौन सा तरीका है? तरीका नंबर 2। ये तरीका क्या कहता है? ये तरीका कहता है यदि आप टेम्परेचर का सेंटर और मोड बटन इन दोनों को एक साथ दबाएंगे, प्रेस द टेम्परेचर सेंटर बटन एंड मोड बटन एट द सेम टाइम, तो क्या आएगा? स्क्रीन पे क्या आएगा? लिखा कहीं? उसको भी सबका भरोसा उठ गया तेरे से। रिक्वेस्ट तो करिए किसी ने कि मत बनाओ वीडियो। अच्छा, आप लेट आए हो क्या लंच के बाद? तो यहाँ से की तो थी किसी ने रिक्वेस्ट। मैं क्या है कि लिंक का फेसबुक पेज है ना, जरिया है तो भेजेगा। तेरी रिकॉर्डिंग देख ली, मेरी क्वालिटी ठीक नहीं है। अच्छा, वो पता क्या सोच रहा है? पूरी थोड़ी देखनी है, मेरे को तो इतना ही देखना है। सर पेज में पर्सनल कार्ड है ना, इनसे ले लेना, वीडियो कटर है इनके पास, तुम ही दे देना। तो टेम्परेचर का सेंटर बटन और मोड बटन अगर आप एक साथ दबाते हैं तो ये आएगा SC। SC को सर्विस चेक मान लो। टेस्ट मोड सर, है टेस्ट मोड ना? कौन है टेस्ट मोड वाला? टेस्ट कहाँ लिखा? T ऐसे SC लिखा है तो SC का ही मतलब निकालो, टेस्ट नहीं है। लेकिन आप बोल गलत नहीं रहे हो, लेकिन गलत रिमोट पे बोल रहे हो। तो टेम्परेचर का सेंटर बटन और मोड बटन दबाएंगे तो SC आएगा। आ गया? ये बड़ा वाला रिमोट है 5 स्टार का, वो देखा नहीं आपने पहले पिछली स्क्रीन है? रिमोट देखा है ना? तो SC आएगा। अब SC पे तो एरर कोड मिलेगा नहीं, एरर कोड तो मिलता 0 0। अब ये 0 0 कैसे बनेगा? तो ये देख लो, ये लिखा है यहाँ पे, लिखा है 0 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोड बटन को एक बार दबा दो। तो जब आप मोड बटन को एक बार दबा देंगे तो ये SC बन जाएगा 0 0। लेकिन इस 0 0 में कुछ खास हो रहा है। खास क्या हो रहा है? वो तो पहले भी हो रहा था। उसका मतलब क्या होगा कि एक ही 0 ब्लिंक कर, एक ही 0 ब्लिंक कर।
और वो भी लेफ्ट वाला, उसमें दोनों कर रहे थे। तो इसमें सिर्फ लेफ्ट वाला जीरो ब्लिंक कर, पहले लेफ्ट वाला ढूंढो फिर राइट वाला ढूंढो, ये दूसरा तरीका। अब लेफ्ट वाला ये भी तो ब्लिंक कर रहा है, अब इसको चेंज भी तो करना है, तो इसको चेंज करने के लिए कुछ बता रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा है कि कैसे चेंज होगा। बस फिर अगर आपको इतना समझ आ गया मैनुअल पेन, तो आपको जरूरत नहीं है ट्रेनिंग की। और यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने, कि टेम्परेचर का अप डाउन दबाते रहो, या अप या डाउन कुछ भी दबाते रहो, तो क्या होगा, ये चेंज होने लग जाएगा। तो ये जीरो से बनेगा A B C E F G H J L P, ऐसे चेंज होता रहेगा। और जैसे चेंज होगा इसके साथ बीप भी आएगी। तो मैंने कहां पर रुकना है, लॉन्ग बीप तब आती है जब दोनों इकट्ठे मिल जाए। अभी तो आप आधा हिस्सा ढूंढ रहे हो, आधे में पूरा एरर में। लॉन्ग बीप कब आती है, जब दोनों एरर मिल जाए, दोनों डिजिट मिल जाए। पहला अल्फाबेटिक A B C D E F G H, और दूसरा होता है न्यूमेरिकल, यानी कि अंक 1 2 3 4 5 6, यानी इधर से U मिल जाए, इधर से 4 मिल जाए। तो जब U और 4 इकट्ठा मिल जाए तब बचती है लॉन्ग बीप। अभी तो आप आधा हिस्सा ही ढूंढ रहे हो जो कि अल्फाबेटिक है A B C D, तो इस पे कौन सी बीप पे ध्यान देना है, लिखा हुआ है 2 consecutive beeps, यानी कि डबल बीप, यानी कि लगातार 2 बीप, टो। तो जब आप टेम्परेचर का अप या डाउन कोई भी बटन दबा रहे हैं, तो यहां पर कब रुकना है, जब आपको डबल बीप सुनाई दे जाए, टो रुक जाओ, आधा हिस्सा मिल गया। लेकिन यहां पर 2 consecutive बीप के आगे भी कुछ लिखा है, और लॉन्ग बीप। आपने एक्चुअली यहीं से पढ़ के आंसर दिया, या तो 2 लगातार बीप या फिर लॉन्ग बीप मिल सकती है। लेकिन लॉन्ग बीप यहां पर कब मिलेगी, ये डिपेंड करता है कि एरर कौन सा है। डाइकिन के अंदर कुछ एरर ऐसे होते हैं जिनका दूसरा डिजिट 0 होता है, जैसे कि U0, जैसे कि A0, जैसे कि H0, जैसे कि E0, ठीक है। तो दूसरे डिजिट में क्या है, 0, और 0 यहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपने सोचा था कि डबल बीप मिलेगी, लेकिन यहां पर आया H, और बाई चांस एरर था H0, तो हो सकता है लंबी बीप भी बच जाए। लेकिन ये लंबी बीप पहले ही स्टेप में सिर्फ तब बजेगी उन एरर पे जिनका सेकंड डिजिट 0, ऐसे 3-4 ही है, A0 E0 U0 H0, अदरवाइज डबल बीप ही बजेगी। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि गलत नहीं लिखा, तो आपने भी गलत आंसर नहीं दिया था, लेकिन पहले ये वाला देना। लेकिन ये हमारी आदत है ऐसे चलना, सस्पेंस वाले नॉवल को पीछे से पढ़ो, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालो। ऐसे ही जो ट्रबल शूटिंग का फ्लो चार्ट होता है, उसमें लिखा होता है पहले ये चेक करो, फिर ये चेक करो, फिर ये चेक करो, ये चेक करो, सब ठीक है तो कंप्रेसर बदल दे। अच्छा, जब एंड में कंप्रेसर ही बदलना तो मैं पहले कंप्रेसर बदलूं, तो पहले कंप्रेसर बदलता है, फिर बाद में जाके उसको बदलता है, एक फेस ही नहीं आता। तो इसीलिए वही प्रोसेस हमने यहां से शुरू किया। टारगेट है 2 बीप, लेकिन अगर बाई चांस 2 बीप नहीं होती तो ये हो सकता है कि लॉन्ग बीप बच जाए, क्योंकि दूसरा डिजिट 0 है ऑलरेडी। तो मान लो आपको चेंज करते 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 डबल बीप आई जिस डिजिट पे, सॉरी जिस अल्फाबेट पे, वो था H। क्या था, अब सिर्फ H के भरोसे कोई ट्रबल शूटिंग कर सकता है?
सिर्फ एच को पकड़ के ट्रबल शूटिंग कर सकता है? आप कर सकते हो मुझे लगा। तो फिर तो काम करना आसान हो गया, फिर हमारी जरूरत क्या है? मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, तो दोनों ही बता दिए तो फिर क्या फायदा? फिर एक्सपीरियंस कहाँ पे आया? जिस दिन पुष्पेंद्र को एक्सपीरियंस हो जाएगा वो तो बिना एरर कोड देके कंप्लेंट निकाल देगा। क्यों जी? निकाल दोगे ना? ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो हम अपने, जो किसी ने पूछा था एएसपी क्या होते हैं, ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, हम उनको ये काबिलियत देते हैं कि भैया सिर्फ एच भी मिल जाएगा तब भी कंप्लेंट क्लोज हो जाएगी। एच मतलब कुछ भी मिल जाए, पहला डिजिट भी मिल जाए तब भी तेरी कंप्लेंट सोल्व हो जाएगी। बस तेरे पास नॉलेज और प्रॉपर टूल्स होने चाहिए। अभी हमें डबल बीप किस में मिली है? एच। ओ तो ब्लिंक ही नहीं होता, सिर्फ एच मिला है। अब ये कंप्लेंट मैं यहीं पर सॉल्व कर सकता हूं आपके साथ। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहां ले जाऊं, क्योंकि ये अगर आपने देख लिया तो आप भी सॉल्व कर लो। सिर्फ एच मिला है, लॉन्ग बीप की भी जरूरत नहीं है। अगर मेरे को ये पता है, क्या ये दिखा क्यों नहीं रहा? कुछ एरर नहीं है, पूरी लिस्ट है। लेकिन इसी लिस्ट में आंसर भी दिया मैंने। क्या आंसर है कि इसमें 3 टाइप की लिस्ट है। पहला, ये सिस्टम के जो एरर होते हैं, सिस्टम के एरर मतलब जिसमें इंडोर आउटडोर पाइपिंग गैस सब कुछ है, वो एरर शुरू होते। आपको क्या मिला था ये ध्यान रखना बस। हमने ये तो ढूंढा ही नहीं अभी सेकंड डिजिट, ये तो ढूंढा ही नहीं है। नहीं ढूंढा ना, तो पहला ही डिजिट ढूंढा। क्या इसमें से एच है? नहीं। इसका मतलब वो सिस्टम का एरर नहीं है, यानी कि ना उसमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, ना उसमें गैस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्या किससे मिला है? एच है इसमें? नहीं। कोई बात नहीं। एक होता है सिस्टम का एरर, फिर एक होता है ऐसे एरर जो सिर्फ इंडोर के होते हैं। क्या ये एच से शुरू हो रहे हैं? ये किससे शुरू हो रहे हैं? ए और सी से। यानी ए और सी से शुरू होने वाले एरर इंडोर के होते हैं। मेरा एरर किससे शुरू हो रहा है? यानी कि ये इंडोर की प्रॉब्लम भी नहीं। अब आ जाओ आउटडोर के एरर। आउटडोर में क्योंकि कंपोनेंट ज्यादा है इसलिए एरर के ऑप्शंस भी ज्यादा हैं, तो ई एफ एच जे एल पी इनसे शुरू होने वाले एरर आउटडोर के होते हैं। हमारा एरर किससे शुरू हो रहा था? आउटडोर का है वो एरर। यानी कि सिर्फ एक डिजिट ने मेरे को ये भी क्लियर कर दिया कि ना सिस्टम का है ना इंडोर का, ये आउटडोर का है। क्लियर? अगर मेरे को ये सेकंड डिजिट भी मिल जाता तो 100% ही कंफर्म हो जाता कि वो H0 है या H6 है या H8 है या H9। क्लियर यहां तक? तो U और 0 से शुरू होने वाले एरर सिस्टम के, ए और सी से शुरू होने वाले एरर इंडोर के, ई एफ एच जे एल पी ये सारे एरर कोड आउटडोर। और इसके अंदर भी जो एरर कोड एल से शुरू होते हैं, एल फॉर लर्निंग, एल फॉर लेसन, जो एरर एल से शुरू होते हैं, इसका मतलब ये इन्वर्टर का इशू है। इन्वर्टर पीसीबी, इन्वर्टर कंप्रेसर, कुछ भी प्रॉब्लम जो है इन्वर्टर की है, उसका एरर शुरू होता है एल से। क्लियर यहां तक? फायदा देगा ये फील्ड में?
कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती इंजीनियर को छत से, क्योंकि गर्मियों में फोन मिल जाना ही बड़ी मुश्किल बात होती है। गलती कर दी वैसे मैंने लिस्ट देखा, कुछ गलतियां करनी भी चाहिए। तो यहां पर देखो अभी एच मिला है, और एच मिलते ही मेरे इंजीनियर को ये मालूम है ये आउटडोर का एरर, लेकिन आउटडोर में क्या देखूं? अगर ये भी पता करना है उसको तो फिर उसको सेकंड डिजिट भी पता करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं भी मिला ना वो, तब भी मेरा इंजीनियर कंप्लेंट सॉल्व कर लेगा, पर पहले ढूंढ तो ले। तो इसको रोकने के लिए और इसको ब्लिंक कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोड बटन दबाओ। तो जैसे ही आप मोड बटन दबाएंगे ये एच रुक जाएगा। यहां पे तो अब एच आ चुका होगा ना, और राइट वाला जीरो ब्लिंक करेगा। प्रोसेस फिर वही लिखा है, टेम्परेचर के अप डाउन बटन को दबाते रहो। अब आप पूरा एरर को ढूंढने वाले हो, तो जैसे ही पूरा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो कौन सी बीप बजेगी? वेरी गुड, एक्सीलेंट। प्रेस द टेम्परेचर अप और डाउन बटन and change the number until you hear the tone. Oh, H6. Oh, ये तो सिंपल है। कौन कंप्लेंट खत्म हो जाएगी तेरी? तो मेरा कमीशन मैंने पे। इसके अलावा सारी गेम एक्चुअल टूल्स की। ये तो अभी आपको एरर कोड मिला है, लेकिन करना तो सॉल्व है ना। तो सॉल्व करने के लिए फिर टूल्स, और मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं इन्वर्टर की कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए। जैसे हमारा इन्वर्टर एनालाइजर है, जैसे हम एक बहुत एडवांस टूल यूज करते हैं, वो हम बहुत ही क्रिटिकल कंप्लेंट्स होती है, वो हमारा ट्रांसमिशन मॉनिटर है। यानी कंप्लेंट ज्यादा मुश्किल है तो फिर टूल भी उतना एडवांस होना चाहिए। यहां तक क्लियर? अब आ जाओ छोटे रिमोट, दूसरा वाला रिमोट 4 स्टार। इसमें भी प्रोसेस तो वही है, टेम्परेचर का सेंटर बटन और मोड बटन दबाइए। लेकिन क्या इसमें SC आ रहा है? नहीं है, इसमें सीधा ही 0 आता है। लेकिन प्रोसेस वही है। कौन सा जीरो ब्लिंक कर रहा है? तो टेम्परेचर बटन को तब तक दबाते रहो जब तक आपको 2 बीप या लॉन्ग बीप ना सुनाई दे। जहां पर आपको 2 बीप सुनाई देगी वहां रुकना। मोड बटन को दबाइए, ये वाला रिमोट है ना, तो मोड बटन को दबाओ, यहां पर वो डिजिट रुक जाएगी जिसमें आपको 2 बीप आई थी, और ये वाला जीरो ब्लिंक करेगा। फिर टेम्परेचर अप डाउन बटन को तब तक दबाते रहो जब तक आपको और when the remote controller is left untouched for 60 seconds, फिर अगर आपने बिना छुए 60 सेकंड, 1 घंटा हो गया ना, 60 सेकंड, 1 मिनट 60 लिख के डरा रहे हो। तो 60 सेकंड तक ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपका रिमोट नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन प्रेस द मोड बटन, एग्जिट, सर्विस से बाहर आना है तो मोड बटन को भी दबा के आ सकते हो। प्रेस द ऑन ऑफ बटन ट्वाइस, अगर आपने ऑन ऑफ बटन को 2 बार दबा दिया तब भी आप आ सकते हो, नहीं तो ऐसे छोड़ दोगे 1 मिनट बाद वैसे भी नॉर्मल। तो बड़े वाले रिमोट में और छोटे वाले रिमोट में एक ही स्टेप का फर्क है, SC, बाकी सब सेम। क्लियर? लेकिन कंप्लेंट को थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं कि हमें सिर्फ डबल बीप मिली, लॉन्ग बीप नहीं मिली, और डबल बीप मिली एच पे। तो एच के एरर हैं कितने? 4। अब अपना थोड़ा सा ब्रेन लगाए, अपना ही लगाना। एक फील्ड इंजीनियर के लिए छत पे खड़े होके एच के जो भी 4 एरर है उसमें सबसे आसान काम क्या है करना?
कृपया अपना दिमाग लगा। ये जो भी एच के एरर हैं, क्योंकि एच ही मिला है, दूसरा डिजिट तो मिला ही नहीं, तो वो तो कंफ्यूज है ना कि क्या है। तो इन जो भी एच के एरर हैं, एक फील्ड इंजीनियर के लिए छत पे खड़े होके सबसे आसान काम है क्या इनसे करना? पता नहीं, वोल्टेज चेक करो, लिखिए वोल्टेज चेक करो, डीसी वोल्टेज चेक कर दो। इधर आओ, माइक उठाओ। माइक चेक ऑन करो। इनसे पूछो डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं? डीसी वोल्टेज चेक कर सकते लिमिटेड टेक्नोलॉजी। हाँ जी, उधर देखो मेरे हाँ जी कहते हैं कौन है जी, पता है? किसने बोला है जी? चल चल मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। वो आप पे खड़े हो, वो तो तेरे को बचा गया। बात है जिससे चल माइक दो जी, आ जा आ जा। बाबू जी ये होते लड़के देख लो, तुम उसी के कार में गुजर लो, बस सारे दुख दर्द उसी को बता रहा है, वो खुद परेशान हो गया। अगर वो अपनी सीट बदल ले फिर ट्रेनिंग खत्म। सिखाओ यार, सिखाओ, सबको सिखाओ। नाम बता देना अपना। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਆ ਵੋਲਟੇਜ ਏਸੀ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। उसका क्वेश्चन नहीं सुना आपने? दोबारा आउटर ਦੇ ਵਿੱਚ डीसी वोल्टेज मतलब चेक कर सकते हैं? ਹਾਂਜੀ पीसीबी ले लो, पीसीबी पुट्ठी लगी होंगी। सीख लो भाई, एक काम ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਵੋਲਟੇਜ यानी पीसी बाहर निकालनी है। ਇਹਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਲੱਗੀ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਈਨ ਆ ਵਾਲੀ। तो कैपेसिटर पे डीसी होती है। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਏਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ चेक करी कभी आपने? कितनी होती है? ਇਹਦੇ ਤੇ 350 350 फिक्स रहती है। 350 400 भी हो जाती है। ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ 220 ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦਾ 500 ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ 450 ਵੋਲਟੇਜ 450 होती है। और कोई तो यही काम करता है इसका मतलब। चलो डीसीबी का, चलो डीसी वोल्टेज चेक हो गई। और इससे सिंपल सर रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं सेंसर ਦੀ। देखो यहाँ देखो, हाँ कौन सी की बात कर रहे हो? सर आउटडोर ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸੈਂਸਰ ਹੈ H9, H8, H7 किसकी बात कर रहे हो? सर H9 जी। H9 यानी कि थर्मिस्टर चेक कर सकते हो। हाँ जी सर। अब थर्मिस्टर को चेक करने के लिए आपके पास कितने टूल होने चाहिए अगर थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस चेक करनी हो? मल्टीमीटर। पहला मल्टीमीटर, टेम्परेचर मीटर और डाइकिन की वो साइट या डाइकिन का वो चार्ट जहां पर आपको ये दिखे कि कितने टेम्परेचर के अगेंस्ट में कितनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए। डाइकिन की वो ऐप जिसके अंदर आप ये देख सको कि अगर आउटडोर के ऊपर टेम्परेचर है 35 तो 35 डिग्री के अगेंस्ट में इस थर्मिस्टर की क्या रेजिस्टेंस होनी चाहिए। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये थर्मिस्टर ए टाइप का थर्मिस्टर है या बी टाइप का थर्मिस्टर है। ए टाइप के थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस अलग होती है, बी टाइप के थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस अलग होती है। इतने सब काम करने हो तो कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। या फिर आपके पास अच्छा इंजीनियर बनेगा, पिलर नंबर 4 होना चाहिए, मिनिमम स्पेयर पार्ट्स। यानी कि अपने बैग में से थर्मिस्टर की वो किट निकाली जिसके एक ही कनेक्टर में 3 थर्मिस्टर होते हैं और चेंज कर ली। उससे 2 काम हो जाएंगे, थर्मिस्टर भी चेंज हो गए और पोजीशन ऑफ सेंसर। अब तो आप अपने हाथ से लगा रहे हो तो सेंसर की पोजीशनिंग भी ओके होगी।
ये ध्यान रखना, कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन कौन से गैजेट लगा लगा के काम कर रहे हो, उसको चाहिए फटाफट सोल्यूशन। जून जुलाई महीना है, कूलिंग की कंप्लेंट है, आउटडोर चल नहीं रहा, क्या देख रहे हो? अभी मैं रेजिस्टेंस देख रहा हूँ, अभी मैं इसको चार्ट से मैच करूंगा, यार तू सही है। वो हम अपने वर्कशॉप में जाके कर लेंगे जब बैठेंगे। कस्टमर को तो सोल्यूशन चाहिए। और कंप्लेंटें होती कितने टाइप की है, या तो इन वारंटी, या आउट ऑफ वारंटी, या एएमसी। इन वारंटी में तो पार्ट देना ही पड़ेगा, एएमसी में भी टाइप ऑफ एएमसी कौन सी है उसमें पार्ट देना पड़ेगा। सबसे डिफिकल्ट कस्टमर होता है आउट ऑफ वारंटी, वो सिर्फ उसी पार्ट के पैसे देगा जिसको लगा के मशीन ठीक है। आउट ऑफ वारंटी की कंप्लेंट को हैंडल करना सबसे मुश्किल काम होगा, क्योंकि आप जो भी कहोगे जी पीसीबी खराब है, आप तो लगा के देख लो, आप कहोगे लाओ जी 7,000 में तो पीसीबी लेकर आता, क्या भैया पहले पीसीबी लगा दे, तो 7,000 ले ले। पीसीबी लगाया, मशीन चली नहीं, अरे किस बात के पैसे दे देगा वो? आउट ऑफ वारंटी की कंप्लेंट को जो लोग हैंडल करते हैं उनकी नॉलेज तो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, और उनके बैग में सारे टूल होने चाहिए, ताकि कस्टमर को ये बताए भैया पीसीबी के साथ साथ कंप्रेसर और ये भी गया हो। सबसे डिफिकल्ट कंप्लेंट होती है ऑटो वारंटी, कभी कभी प्रॉफिट के चक्कर में लॉस हो जाता है। तो यहां पर फिर एंट्री होती है हमारे एक टूल की, क्योंकि मैंने ये भी करके देख लिया, डीसी वोल्टेज भी करके देख ली, सेंसर भी देख लिया, H0 होता तो वैसे ही आ जाता क्योंकि 0 साथ में ही है। तो यहां पर हमारे जिस टूल की एंट्री होती है उस टूल का नाम है इन्वर्टर एनालाइजर। सुना किसी ने? सुना तो देखा नहीं, देखा भी नहीं, यूज भी किया होगा, सब कुछ किया, लेकिन बाबूजी बताते नहीं किसी को। बताया क्यों? जब कोई पूछने ना आए। तो ये है इन्वर्टर एनालाइजर। इस इन्वर्टर एनालाइजर की ये खासियत है, इसमें 6 एलईडीज होती हैं, 3 इसमें थिम्बल होते हैं, कोई इसको अलग से बैटरी नहीं देनी, कोई इसमें पावर नहीं देनी, सिंपल टू कनेक्शन भी सिंपल है और एनालाइज करना भी सिंपल। लगाना क्यों सिंपल है? ये पहले पावर ऑफ करो, कंप्रेसर में से तारे हटाओ और एनालाइजर को लगा दो। बताओ इसमें कोई रॉकेट साइंस? इसमें सबसे मुश्किल काम क्या है? ये जो मैंने पिक्चर आप, इसमें सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या है? पीसीबी चेक करना, कंप्रेसर चेक करना। नहीं, वो तो आप अभी आगे चले गए। इस पिक्चर में डिफिकल्ट टास्क है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग में क्या है? कुछ भी नहीं है। रेड, ये कौन सा कलर है? रेड येलो, और यहाँ पे लिखा रहता है रेड येलो। गुजर हो जाती है। इसमें सबसे मुश्किल काम है एमसीबी ऑफ करना, क्योंकि वो इतनी आसानी से मिलता नहीं। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर कईयों ने नहीं, वो कई दूसरे ग्रह से नहीं आते, कभी कभी भी दूसरे ग्रह से नहीं आते। ये जितने भी डायरेक्ट करने वाले हैं, सब करने वाले हैं, वो यहीं बैठे हैं, यहीं खड़े हैं। खराब काम हमेशा कोई दूसरा ही करता है ना? सर एक मैकेनिक दूसरे मैकेनिक नुक्स कटेगा ही कटेगा, तो उससे वो बड़ा तो हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो मैकेनिक होगा तो, लेकिन अगर उसने अंदर अपने इंजीनियर के गुण लाने शुरू कर दिए तो उसको ये पता चलेगा
दूसरे की लाइन को छोटी करके मेरी लाइन बड़ी नहीं होगी, मुझे अपनी ही लाइन बड़ी करनी पड़ेगी। तो तारे लगा दो, लेकिन तारे लगा देने से ये एनालाइजर चलेगा नहीं, इसको चलाने का फिर एक प्रोसीजर है, इसकी एलईडीज की अपनी एक कहानी है। अगर सारी की सारी एलईडीज यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसे, अगर 6 की 6 एलईडीज यूनिफॉर्मली ब्लिंक होती हैं तो इसका मतलब पीसीबी ठीक है, कंप्रेसर को चेक करो। और अगर यूनिफॉर्मली ब्लिंक नहीं होती है तो इसका मतलब पीसीबी ठीक नहीं है, कंप्रेसर को फिर भी चेक करो। तो अल्टीमेटली कंप्रेसर तो दोनों ही कंडीशन में चेक होना है, क्योंकि कई बार कंप्रेसर खराब होने की वजह से पीसीबी खराब हो जाती है और कई बार पीसीबी शॉर्ट होने की वजह से कंप्रेसर खराब हो जाता है, राइट। लेकिन ये जो लिखा है यहाँ पे ब्लिंकिंग, ये होगी कैसे? ये तो लगाने से तो नहीं होगी, इसको तो एक्टिवेट करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। तो इसको चलाने का जो तरीका है वो दोनों रिमोट का अलग अलग है। दिखाऊं? देख लो, एनालाइजर तो है नहीं ना। तो ये है एनालाइजर और ये है वो रिमोट जिससे अभी हम चलाएंगे। इसको चलाने का जो प्रोसीजर है, जो एक्टिव करना पड़ता है, उसका नाम है पावर ट्रांजिस्टर टेस्टिंग मोड। ये कहां से लगता है? ये लगता है इंडोर से। तो मान लो मेरा इंडोर चल रहा है और आउटडोर नहीं चल रहा है। मान लो आउटडोर चल के बंद हो रहा है, फैन ही चल रहा है, कंप्रेसर चल ही नहीं रहा है, कुछ भी हो सकता ना। एरर में सिर्फ एच आया है। जो 2 कर सकता था काम वो मैंने सिंपल कर लिए। अब मैं देखूं भैया मेरा पीसीबी सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि एसी को डीसी तो डायोड बना देगा, लेकिन डीसी पे कोई कंपोनेंट थोड़ी चलता हमारा। डीसी पे क्या चलता? डाइकिन के आउटडोर में डीसी सप्लाई पे चलता क्या है? फैन मोटर। वेरी गुड। और कोई कंप्रेसर चलता है? वो हाँ जी बोल, कोई तो बोल रहा है नहीं, तो सभी कह रहे हैं डीसी तो नहीं चलता ना कंप्रेसर। तो आप क्या कहते हो जी? हाँ जी, डीसी तो एसी कन्वर्ट करता है, 3 फेज कंप्रेसर एसी होता है, कंप्रेसर डीसी नहीं होता। आप क्या कहते हो जी? डीसी कंप्रेसर सर डीसी वोल्टेज में चल रहा है। तो डाइकिन का जो कंप्रेसर है वो डीसी वोल्टेज में चलता है या नहीं? चलता है। और कौन, कितने लोग इनके साथ हैं? हाँ जी, आप बताओ जी। क्या कंप्रेसर एसी वोल्ट पे होता है? और कोई डीसी वाला है? मैं तो जितने ज्यादा लोग, अगर ज्यादा लोग डीसी पे हो तो मैं तो डीसी की तरफ हो जाऊंगा। नहीं मैं गल कर रही गल कह रही है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी तो यही है ना भी डीसी ਨੂੰ एसी तो डीसी तो एसी कन्वर्ट करके 3 फेज कन्वर्ट करता जी। पल्स ते डीसी पल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। अब सर की भी सुन लेते हैं। एसी तो डीसी ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ, डीसी तो फिर एसी डीसी ਤੋਂ ਫਿਰ एसी ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ। एसी ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਕਲਸ ਨੂੰ पीसीबी ने कंट्रोल करना। साइकिल ही आरपीएम ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜੀ। बाकी जी सब। तो सबसे पहले मॉर्निंग में ये क्वेश्चन भी आया था कि इसको इन्वर्टर एसी कहते क्यों है? इन्वर्टर एसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अल्टीमेटली जो लास्ट प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम ही इन्वर्टर है। तो हमारे घरों में जो सरकारी बिजली आती है वो होती है एसी पावर। होती है? नहीं होती। तो एसी पावर को डायोड ब्रिज से डीसी किया जाता है। ये कौन करता है? इन्वर्टर, पीसीबी, रेक्टिफायर, डायोड ब्रिज।
तो जब ये AC से DC बनती है तो जितनी भी AC वोल्टेज होती है उसका सिर्फ 40% ज्यादा होता है DC में। तो 450 नहीं हो सकता कभी। तो कैपेसिटर का तो काम होता चार्ज होना। मैंने इसलिए आपको रोका नहीं, मैंने कहा जब मौका आएगा तो हम बता देंगे, लेना होगा तो ले लेना, नहीं तो चेक तो तुम कर ही दे। तो AC से जब DC बनती है तो DC कितनी बनती है, चाहे वो सिंगल फेस हो चाहे 3 फेस हो, तो जितनी भी AC होगी उसका 40% ज्यादा। तो अगर आपका 220 AC वोल्ट है तो 220 का 40% निकाल लो। अगर आपका 400 वोल्ट है तो 400 का 40% निकाल लो, तो उतना ही DC वोल्ट हो। और वो DC वोल्ट चेक की जाती है जो आपने बताया बिल्कुल सही, शुरू के 2 पॉइंट यानी सेंटर की 2 लेग्स जो है वो AC होती हैं और साइड की 2 लेग्स DC होती हैं। तो साइड की 2 लेग में जो DC वोल्टेज निकलेगी वो उसका 40% ज्यादा होगा। और ये DC सप्लाई जाती है जिस कंपोनेंट में, वो कंपोनेंट होता है IPM। IPM देखो, डायोड ब्रिज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डायोड्स, तो उसके अंदर डायोड लगे होते हैं। एंड IPM इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो यानी ये जो IPM है ये फिर 2 काम करता है, हालांकि 3 करता है। पहला, डायोड ने जो DC बनाई उसको ये AC करता है। तो जब AC को DC बनाया गया, जो डायोड ने किया, उस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वर्टर। कन्वर्टर मतलब बदलना। ये आपने तो कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करके AC DC बन गया और वो DC गया IPM में। IPM ने क्या किया, उस DC को वापस AC बना दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्ट करना। डायोड कन्वर्ट करता है तो वो कन्वर्टर होता है, IPM इन्वर्ट करता है तो ये इन्वर्टर होता है। इसी पे मशीन चलती है, इसीलिए मशीन को इन्वर्टर बोलते हैं। तो DC को AC किया, ये पहला काम। दूसरा काम, पीछे से आ रहा था प्लस माइनस सिंगल, उसको बनाया 3 फेस UVW। लेकिन ये 3 फेस 440 वोल्ट वाला नहीं है, तीनों में फेस है, इसलिए 3 फेस। इसमें कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है, तो ये 3 फेस कर देता है। और ये 3 फेस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का होता है। सरकार जो फ्रीक्वेंसी देती है वो देती है हमें 50 हर्ट्ज, लेकिन हमारा जो कंप्रेसर है वो 50 हर्ट्ज पे नहीं चलता, मतलब कंटिन्यू 50 हर्ट्ज पे नहीं चलता। उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके RPM कम ज्यादा होते रहते हैं, तो उसको मिलने वाली फ्रीक्वेंसी भी कम ज्यादा होती रहती है। और ये फ्रीक्वेंसी को हाई से लो, लो से हाई, ये कौन करता है? IPM। लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करेगा ना, उसके लिए फिर सेंसर लगे हुए हैं, रिमोट से डाटा आ रहा है, इंडोर से भी डाटा आ रहा है, कम्युनिकेशन केबल लगी है, उसके बेसिस पे वो अपने फ्रीक्वेंसी IPM फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करता रहता है। और कम ज्यादा करके देता किसको है? मोटर को। अगर ये IPM कंप्रेसर की मोटर के साथ लगा है तो वो कंप्रेसर की मोटर की स्पीड को कम ज्यादा करेगा। अगर ये IPM फैन मोटर के साथ लगा है तो ये फैन मोटर की स्पीड को कम करेगा। ऐसा ही होगा ना। अब मुझे एक बात बताओ, आप कोई भी 1.5 टन का एक इन्वर्टर यूनिट अपने दिमाग में सोच लो, ब्रांड भी सोच, कोई अपनी मर्जी से एक 1.5 टन का कोई भी ब्रांड सोच लो। सिर्फ आपको मुझे ये बताना है उसके अंदर मोटर कितनी होती। मैं ब्रांड का नाम भी नहीं पूछूंगा, सिर्फ मोटर्स कितनी होती। 5। वेरी गुड। और कोई? मैक्सिमम आंसर 5 है मार्केट में। 4 नहीं, जो आपने सोचा होगा वही आंसर देना, मैंने तो मॉडल पूछना भी नहीं।
5 तो आप किसके साथ हो, 5 या 6? तो फिर 6 बतानी है आप, तो फिर 6 बताना। 6 आपकी उम्र कितनी है? वो तो मुझे मालूम है, कुछ भी नहीं है, फिर भी तुक्के से कितनी होगी? 1.5 के साल। और ये तो फिर इसको तो पैदा ही नहीं हुए। इतने घबराए हुए, हाय मोटर बता दी तो कोई मांग ही ना ले। तो अगर ये 1.5 साल है तो फिर हम तो पैदा ही नहीं हुए। ये 1.5 साल भी इसलिए बोल दी क्योंकि मैंने 1.5 टन बोला। अगर 1 टन ग्रेट, अच्छा आप जब पंजाबी में ले गए तो कुछ जोश जगाओ इनमें। आपने ज्यादा ही लगा दिया, जोर लगता है। चलो कोई नहीं। कितनी मोटरें? 6 बताई इन्होंने। 6 4 इधर 6 बता कौन सी? मेरा नाम बताना आपने, और अगर जोश नहीं हुआ ना सारी मोटरें वापस मांगो। हाँ जी, मेरा नाम जसदीप सिंह है। जगजीत सिंह? जसदीप सिंह। हाँ जी, एक आओ आओ आड़ दो यार, अपनी मर्जी से कोई कोई तो आता है। क्या हाँ जी, एक कंप्रेसर हो गई, एक आउटडोर दी फैन हो गई, एक एक्सपेंशन वाल दे नाल भी मोटर लगी हुई, 3 चौथी स्विंग, 5वीं इंडोर दी ब्लोअर हो गई, ते कई बारी 6वीं जिदा कई बारी 2 स्विंग मोटर लगे हुए। कुछ गलत तो नहीं बोला? ठीक है ना? पानी को ज्यादा यार बन रहा हूँ। लेकिन आप ना खुश में खुश हो, ना ताली में खुश हो, ना दुख में दुख हो, तो ताली बजा देते इसके लिए। ये सिर्फ मैंने ये आप ही के लिए बोला था, मैंने कहा अब तो हाथ हिलेंगे कम से कम। जबरदस्ती कराया हुआ काम फरूद। तो जैसे आपने कंप्रेसर की मोटर सोच ली तो कई लोग नहीं सोच पाते। तो क्योंकि कंप्रेसर भी 2 पार्ट में बटा होता है, मोटर भी 2 पार्ट में बटी होती है, फैन मोटर सारी मोटरें एक्चुअली 2 पार्ट में बटी होती है। तो आप जो भी पावर सप्लाई देते हो तो कंप्रेसर है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रिकल। तो क्या हम पावर सप्लाई सीधा शाफ्ट में लगा देते हैं? हम पावर सप्लाई कहाँ देते हैं? मोटर में। तो ये फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करके किसको देगा? मोटर को। यानी कि अगर मोटर के आरपीएम कम ज्यादा हुए तो उसके ऊपर जो भी मैकेनिकल पार्ट लगा है उसका रोटेशन भी स्लो हो जाएगा। सिंपल। ऐसी ही अगर मेरी मोटर है जिसके आगे ब्लोअर लगा हुआ है, अगर मैंने उसके आरपीएम भी कम कर दिए तो अल्टीमेटली जो उसके आगे ब्लोअर लगा है वो भी स्लो हो जाएगा। राइट? तो ये जो अभी हमने चेक करना है वो हमने ट्रांजिस्टर टेस्ट करना है, यानी कि हमारे आईपीएम के आगे ये एनालाइजर लगा, क्योंकि आईपीएम ही कंप्रेसर को सप्लाई या किसी मोटर को सप्लाई देता है। आईपीएम अल्टीमेटली जो सप्लाई निकालता है वो 3 फेज की एसी विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी निकालता है। तो ये टेस्ट है कि क्या मेरा पीसीबी कंप्रेसर को सप्लाई देने के लिए, कंप्रेसर को चलाने के लिए प्रॉपर सिग्नल निकाल रहा है कि नहीं निकाल। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? पहला नंबर मुश्किल काम है। कैसे होगा? रिमोट के साथ। रिमोट भाई इंडोर चल रहा है, आउटडोर चल नहीं रहा, बड़ी देर हो गई, सब कुछ करके देख लिया, कोई बात नहीं। अब इंडोर को क्या करो, कर दिया। अब दूसरा काम भी आपके लिए, आपकी स्क्रीन पे मतलब ऐसे सिंपल भाषा में बताओ क्या करना है।
रिमोट को तो नहीं ऑफ करना है, हाँ रिमोट से सिस्टम को बंद कर देना बस। वेरी गुड। पहले फैन मोड कर दो, फिर रिमोट से बंद कर दो। रिमोट से बंद करने में और पावर से बंद करने में क्या फर्क होता है? फर्क क्या होता है? अगर आप रिमोट से बंद करेंगे तो फ्लैप भी बंद होता है, रिमोट से बंद करेंगे तो फ्लैप बंद नहीं होता। यानी कि चलती मशीन में अगर पावर चली जाए तो फ्लैप जहां पर है वहीं रुका रहे, लेकिन रिमोट से बंद करने से फ्लैप भी बंद होता है। और इसीलिए मशीन को रिमोट से ही बंद करना चाहिए। और ये थ्योरी बीआरबी तक, तो जब बीआरबी आएगा तो रिमोट से बंद हो गया, इतनी देर में फ्लैप भी बंद हो गए होंगे। हाँ जी कैमरामैन, तेरे लिए क्या लेके बता, टीसी लाइन बता। मतलब बस तू भी हो गया ट्रेन। तो पावर सप्लाई बंद करो, कहां से करोगे? अब चौथा काम मुश्किल है, वो सर करें। आप रेडी? स्टडी हेलो। हालांकि ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं, कोई नहीं। एटलीस्ट 10 मिनट का वेट करो और इन्वर्टर आईए की शॉर्ट फॉर्म, ये इन्वर्टर एनालाइजर की शॉर्ट फॉर्म है आईए। इन्वर्टर एनालाइजर को लगा दो। इन्वर्टर एनालाइजर कैसे लगाना है वो आपको मैंने बता ही दिया था कि जब पावर सप्लाई ऑफ हो तो कंप्रेसर की 3 तारें निकालो। ये 10 मिनट वेट क्यों करना है? चार्ज होने लगे, चार्ज कैपेसिटर के कनेक्शन लगे डिस्चार्ज हो जाएंगे। वेरी वेरी। आप जलंधर से ही हैं? आपके पास तो कंप्लेंट आके मर जाती होगी। तो वे बच्चों के लिए कुछ क्या संदेश है आपका? ठीक हो बड़ी महफिल आप ही सजाओ। कैमरा इन पे। ਹੈਲੋ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ ਫਰੋਮ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 450 ਵੋਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਰੰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰ ਜੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੰਡੈਂਸਰ ਚਾਰਜ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਟਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। पर लेकिन स्टूडेंट से ज्यादा ट्रेनर जिंदा देते हैं। तो ये किस लाइन की ट्रेनिंग देते हैं? एयर कंडीशनिंग की। हाँ जी सर, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। और उसके स्टूडेंट इतने बुझे हुए और सीखने वाले इतने बुझे हुए, ट्रेनर कितना चार्ज है? इनको हाथ मत लगा। लेकिन यहां पर आपको एक चीज की अहमियत और पता चलेगी जिसको सबसे ज्यादा निगलेक्ट किया जाता है हमारे द्वारा, वो है अर्थिंग की तार। अगर कैपेसिटर में डिस्चार्ज होना है, करंट ने पीसीबी के अंदर जाना है सर्किट में, लेकिन सर्किट से बाहर कैसे निकलना है? अगर अर्थिंग की तार नहीं जुड़ी हुई तो वो करंट पीसीबी के अंदर एक्यूमुलेट भी हो सकता है। और अगर पीसीबी ज्यादा करंट एक्यूमुलेट हो गया
तो पीसीबी इंटरनली डैमेज भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, कभी कभी कुछ झूठे एरर कोड भी दे सकती है कि वो एरर है नहीं सिस्टम में, लेकिन अब उसका दिमाग खराब हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वो एक बग भी आ सकता है कि फॉल्स एरर देने शुरू। तो यहाँ पर जितने भी लोग एयर कंडीशनिंग में काम करते हैं उनको जैसे ही बोलो कि भाई अर्थिंग की तार देनी है, सर कस्टमर तो कहता हमारे यहाँ तार नहीं, फिर वो पूरे शहर को भी ले लेता है, सर लुधियाना में कोई अर्थिंग करता ही नहीं, फिर धीरे धीरे पंजाब भी लपेटे में आ जाता है, फिर इंडिया से बाहर नहीं जाती। लेकिन कोई भी अपनी रिपोर्ट के अंदर कस्टमर को नहीं लिख के देता कि सर आपकी लाइन और न्यूट्रल में मैंने वोल्टेज चेक करी तो 220 आ रही थी, लाइन और अर्थ में वोल्टेज चेक करी तो 219 पॉइंट कुछ आ रही थी, न्यूट्रल और अर्थ में आपकी वोल्टेज 0.1 से लेकर 5 वोल्ट होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर आपकी वोल्टेज 150 आ रही है, 80 आ रही है, 90 आ रही है, तो यानी कि आपकी अर्थिंग प्रॉपर नहीं है। तो आप अपनी अर्थिंग प्रॉपर करवा लीजिए, नहीं तो इस तरह से उड़े हुए पीसीबी में कस्टमर को कंपनी फिर सोचती है कि पार्ट दे या ना दे, तो फिर खराब हो जाए। ये कौन करेगा ऐसा? जो समझेगा कंप्लेंट मेरी है, कस्टमर मेरा है, पीसीबी मेरी है। जो ये सोचेगा ब्रांड कोई और है, कस्टमर मेरा है नहीं, मशीन मैंने बेची नहीं, लगाई मैंने है नहीं, अर्थिंग का बहुत महत्व होता है। और हमारी लाइन के अंदर तो मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इलेक्ट्रिकल भी है। तो ये इलेक्ट्रिकल का बड़ा बेसिक थंब रूल है, लाइन और न्यूट्रल, लाइन और अर्थ, न्यूट्रल और अर्थ। और इसके बाद जो चीज चेक करनी होती है वो करनी होती है क्या? फ्रीक्वेंसी, यानी कि HZ, यानी कि गवर्नमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज आनी चाहिए। कई बार फैक्ट्रियों में एसी लगे होते हैं, हॉस्पिटल में लगे होते हैं, बैंक्वेट हॉल में लगे होते हैं, वहां पर मशीनें जेनसेट से भी चलती हैं। जनरेटर, क्या बोलते हैं जनरेटर? जनरेटर का काम क्या होता है? वोल्टेज को जनरेट करना और फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना। अगर वोल्टेज सही आ रही है और फ्रीक्वेंसी सही नहीं आ रही तब प्रॉब्लम आती है। जनरेटर में आती है, जनरेटर में आती है। जनरेटर गवर्नमेंट की फ्रीक्वेंसी नॉर्मली नहीं है। तो ये जो 10 मिनट का वेट है कि जो भी कैपेसिटर चार्ज हुए थे वो डिस्चार्ज हो जाए और अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड में चले जाए, और 10 मिनट के बाद एनालाइजर को लगा दो करेक्ट सीक्वेंस के साथ, R, Y और रेड, येलो, मैं तो बनाया भी है, मेरे को सॉरी साइड पे नहीं। उसके बाद टेम्परेचर के सेंटर बटन और मोड बटन को एक साथ दबाओ। तो आपको पता है इस वाले रिमोट में अगर टेम्परेचर का सेंटर बटन और मोड बटन दबाएंगे तो क्या आता है? 0 0। अभी आपने एरर कोड चेक किया, लेकिन अभी क्या हम एरर कोड चेक कर रहे हैं? एनालाइजर चलाते हैं। तो यहां पर मुझे बीप बीप तो कुछ सुननी नहीं है, तो लेकिन एरर 0 तो लेफ्ट वाला ही ब्लिंक करेगा, पर मुझे एरर नहीं देखना है। तो क्या करो? फिर मोड बटन दबा दो, तो क्या होगा? अब राइट वाला 0 ब्लिंक होने लग जाएगा। यही प्रोसेस है। एरर कोड तो मुझे देखना नहीं है, वो तो मुझे मिल गया H। अब फिर मोड बटन दबा दो तो अब आपकी स्क्रीन पे T आ जाएगा। कहां गए T वाले भाई साहब? इधर बैठे, इधर चला गया। 12 कुर्सी से सोफा तरक्की हो गई। काश हम भी ट्रेनी होते। सो T आ जाए, पर ये T ऐसे नहीं आएगा, ये डिजिटल T आएगा, टूटा हुआ T आएगा। लेकिन जब ये T आए तो ये ध्यान रखना, ये आप किस मोड पे लाए थे, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपने देखो टेम्परेचर का सेंटर बटन और मोड बटन एक साथ दबाया है। कई बार क्या होता है, मोड पहले दब जाता है,
तो अगर मोड पहले दब गया तो फैन मोड जो है ड्राइव मोड में चला जाएगा और ये सारी टेस्टिंग फेल हो जाएगी। तो ये टेस्टिंग जो है सिर्फ इसी मोड में लगती है, मतलब लग तो किसी में भी जाएगी, लेकिन एनालाइजर चलाने के लिए फैन मोड पे ही चलती है, अदरवाइज लग जाएगी लेकिन चलेगा नहीं। तो जब टी आ जाए टेस्ट मोड फैन मोड के साथ, तो पावर ऑन करो, फ्लैप खुलेगा, फ्लैप बंद होगा, फिर रिमोट से ऑन कर दो। जब रिमोट से ऑन कर दोगे उसके बाद तकरीबन 5 मिनट तक वेट करो, उसके बाद आपके एनालाइजर की बत्तियां लाइट्स ब्लिंक करेंगे या ब्लिंकिंग कंटिन्यू, ऑल 6 लाइट्स ब्लिंकिंग यूनिफॉर्मली, एक जैसी, एक स्पीड, एक ही कलर। इतना तो नहीं कर सकते 4 लाइटें जल्दी एक की स्पीड नहीं होगा, यूनिफॉर्मली ब्लिंकिंग। अगर एक जैसी एक ही स्पीड से कर रही हैं तो पीसीबी ठीक है, नहीं कर रही तो पीसीबी खराब है या तुम्हारा एनालाइजर खराब है। तो पीसीबी पे डाउट करने से पहले एनालाइजर को कहीं और भी चेक करना, क्योंकि एनालाइजर होगा 1200-1300 रुपए का, पीसीबी तो ज्यादा है। हाँ जी, ये आप पढ़ लो, देख लो, कोई पॉइंट जो ऐसे या तो मैंने जल्दी में बोल दिया हो, ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं छूटा नहीं। तो जब आप ये टेस्टिंग कर देंगे तब आपका ये दिखाई देगा, ये देखो, ये है टी, ये है फैन मोड। तो जब आप इस टी को इस फैन मोड पे चलाएंगे तो देखो ये इस तरह से ये लाइटें ब्लिंक होंगी। तो इसका मतलब पीसी को ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम दूसरे रिमोट पे, जो है 5 स्टार वाला रिमोट। सर एक इशू थी ना, बताओ। अगर पीसीबी ठीक आपकी होगी और कंप्रेशन को आइडेंटिफाई करना है, सिंपल रेजिस्टेंस थ्रू कर सकते हैं या किसी और थ्रू कर सकते हैं? रेजिस्टेंस है, मेगा टेस्टिंग है, बस ये दो चीज़ें। दो बहुत है नहीं, जिधर कई बार होंगे आप नॉर्मल कंप्रेशन चेक करते हैं, नॉर्मल कंप्रेशन आप अगर चेक करते हैं, नॉर्मल कंप्रेसर कौन सा होता है? नॉन इन्वर्टर ਦੇ ਵਿੱਚ नॉन इन्वर्टर ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ कई बार रेजिस्टेंस सही आती होंगी है पर कंप्रेशन नहीं स्टार्ट करता। हो सकता तेरी मान ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨॉन ਇਨਵੇਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਏਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ? ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ? ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਸੀ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਓਕੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਿਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੀਸੀਬੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ, 3 LED ਬਣਾਈ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ LED ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। वो एलईडी के थ्रू सारा कुछ चेक कर सकते हैं। तो जब आपके पास ऑलरेडी रेडीमेड आंसर है, नहीं एक्चुअली वो थोड़ा कर कुछ तेरे से सीधा लागू हो सकता है काम करके। ठीक है सर, मैं पूछना हट कर। और कोई? ये मैंने देखो, अगर मैं यहाँ ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मैं ट्रेनिंग ले भी रहा हूँ, बट मेरे को ये जिक अभी तक समझ नहीं आया जो आपने एक्सप्लेन किया। ऐसा कि ਅਸੀਂ 3 LED ਹੈ ਜੀ, 3 ਵਾਟ ਦੇ, ਅਜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ 3 ਵਾਟ ਦੇ LED ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ
UVW ਤਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਰੰਗ ਕਲਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੇਮ ਡਿਟੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ PCB ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਬਲਿੰਕ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਿੰਨੇ ਤਾਂ ਓਕੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ IPM ਖਰਾਬ ਆ, ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ IPM ਖਰਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿੱਕ ਜਾਂ ਜੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ कंप्रेसर की तरह। ਹਾਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤੇ UVW ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਜੇ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬਲਿੰਕ पर वो ਕਰਦੇ। कंप्रेसर ऑन कैसे हो रहा है? PCB के थ्रू। ਹਾਂਜੀ PCB ਥਰੂ ਤੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਅਗਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਸਟਕ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ। इन्वर्टर में लेस पंपिंग है कंप्रेसर, वो कैसे लगेगा? इन्वर्टर कंप्रेसर लेस पंपिंग है, वो कैसे लगेगा? मैं तो बोल रहा हूँ उसमें चल चल गया। गैस वाली नहीं गाड़ी थी, बाइंडिंग करने वाली गाड़ी सर। जस्ट चेकिंग। अब कंप्रेसर चल गया तो अब मुझे बताओ ये जो एल्युमिनियम की ये प्लेट है इसका क्या रोल होता है? हीट सिंक हीट सिंक। अब एज्यूम करो, मतलब किसी की गलती वलती निकालना हमारा काम नहीं है। अब एज्यूम करो कि इस PCB को मैं डायरेक्ट कंप्रेसर के साथ लगा रहा हूं, ठीक, और मैं कंप्रेसर को चला रहा हूं कोई भी जुगाड़ करके, क्योंकि कंप्रेसर तो तब चलेगा जब मेरा इंडोर का PCB कमांड देगा। तो इंडोर का PCB भी है, सेंसर भी है, या हो सकता है मैंने उस पर फिक्स रेजिस्टेंस लगा रखी, कुछ भी करके ऐसी एक कमांड दे दी कि वो आउटडोर को चलने की कमांड दे। तो जब मेरा आउटडोर चलेगा तो यानी ये तो AC से DC बना रहा है और ये DC से AC भी बना रहा है। तो जब ये दोनों काम करते हैं तो इसमें क्या होता है? हीट जनरेट होती है। तो अगर तो मैंने उनको किसी एल्युमिनियम प्लेट के ऊपर हीट सिंक पेस्ट के साथ लगा रखा है तब तो मेरा डायोड ब्रिज और IPM की लाइफ सेफ रहेगी। लेकिन अगर मैंने उनकी हीट निकालने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं कर रखा तो ये देखो इसको कितने स्क्रू के साथ टाइट किया हो, 1 2 3। तो अगर इसकी हीट नहीं निकली तो ये ब्लास्ट भी हो जाता है। तो इसीलिए ये एल्युमिनियम प्लेट की बहुत खासियत है। तो डायरेक्ट कंप्रेसर, डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे इसको, PCB के थ्रू चलाया, PCB के थ्रू चलाया। तो PCB के थ्रू चलाना है कंप्रेसर, तो उसके साथ अगर ये लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके IPM और डायोड ब्रिज के साथ एक ये प्लेट लगा के इनसे ले लो चाहे, और इसके ऊपर व्हाइट कलर का एक हीट सिंक पेस्ट लगाए, तो ये ज्यादा, ये मेरे PCB के लिए और बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। तो सबसे पहले कुछ काम तो वही है यहां तक, क्योंकि बस ये बड़ा रिमोट है। तो अब ध्यान रखना, बड़े रिमोट में जब टेम्परेचर का सेंटर बटन और मोड बटन दबाया जाता है एक साथ तो क्या होता है? अभी क्या हमने एरर कोड देखना है या एनालाइजर चलाना है? तो मोड बटन दबाने की जरूरत नहीं है, सीधा टेम्परेचर का अप बटन दबा देंगे तो इसमें सीधा ही T आ जाता है, इसमें कोई 0 0 नहीं आता। टेम्परेचर बटन दबाएं सीधा T आ जाएगा। लेकिन ये T किस मोड पे काम करता है? फैन मोड। फैन मोड हमने लगाया है ऊपर, सबसे पहला काम वही किया है, लेकिन इसके डिस्प्ले पे दिखाई नहीं देता, ये बड़ा रिमोट है। तो फैन मोड डिस्प्ले पे लाने के लिए एक बटन दबाना पड़ता है, वो है मोड। तो जैसे आप मोड बटन दबा दोगे फैन मोड दिखाई भी देने लगता है, और उसके बाद बेसिक फंक्शन से। तो इसके अंदर सिर्फ ये वाला जो एरिया है ये डिफरेंट है, बाकी सब
ठीक है नहीं? लेकिन ये है नॉलेज। लेकिन अगर इसको फील्ड में करना है तो क्या चाहिए? सर मार्केट में अवेलेबल है ना? हाँ, यही बात है। मिल जाएगा सर सर्किट ही डाल दो फिर। हाँ जी, सर्किट ही डाल दो। क्या दो? सर्किट बोल रहा है। तो ये खरीद ले कॉपी पेस्ट मारकर। सर ये एनालाइजर डाइकनिंग में काम आएगा या सिर्फ डाइक। सर बाकी लोग थोड़ी भी करेगा तुम हमें बिना बताए करके देख लो। लेकिन करना उस मशीन पे जो तुमने खुद खरीदी। ये हर एक मशीन में काम आएगा। टेस्टिंग भेजी कि सर ये मेरा एनालाइजर ऐसे काम कर रहा है, तो बताओ क्या है आंसर। तो मैंने कहा भैया मेरे लिए तो मुश्किल है, कल मैं जा रहा हूँ जलंधर, उनको दिखा दूंगा तो वो बता देंगे अपने आप। तो ये मैं प्ले कर रहा हूँ वीडियो, तो आप देख के बताना कि ये सही है या खराब है। तो एलईडी दिख रही है ना, एलईडी, तो मैं प्ले कर देता हूँ। हाँ जी, तो जो कह रहे पीसीबी खराब है वो इधर आ जाओ जहाँ ज्योति प्रज्वलित हो रही है। जिनके हिसाब से पीसीबी खराब है वो इधर आ जाओ। बैठे बैठे आ जाओ, थोड़ी सी पैरों की एक्सरसाइज हो जाएगी, खून जाम हो जाता है। 2 मिनट लगाओ बस। खराब पीसीबी उधर, ओके पीसीबी इधर, दोबारा ले लो। ये आप खराब पीसीबी, ओके पीसीबी, खराब पीसीबी, ओके पीसीबी। जल्दी जल्दी जल्दी, कंफ्यूजन वाले पीछे बैठ कर जो कह रहा मैं कंफ्यूज हूँ वो पीछे। थोड़ी देर खड़े हो जाए यार, तुमको बहुत मुझे लग नहीं था पंजाब में। इफेक्टिव, ओके, कंफ्यूजन बंद कर देते। स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था, तो बड़े वाले रिमोट की मैं आपको अलग से एक वीडियो दिखा देता हूँ। तो आप मुझे बता दो मोड कौन सा है अभी? पक्का कूल मोड है, इसको फैन करना पड़ेगा। एक्चुअली लाइट का इशू है। हाँ जी, कूल मोड है। जल्दी फटाफट आके सिंबल बताओ कूल मोड का कहाँ है, जल्दी आओ। 1 2 3 होने वाला था। वेरी गुड, रुक जाओ, पूछ लो इनसे भी। उधर से ले जल्दी करो, जल्दी। ठीक है सर, क्लियर है। हेलो साइलेंट, क्लियर है। दोबारा बताओ ये कौन सा मोड है? ड्राई मोड है। अगर ये बस 2 मिनट और खड़े रहे, अगर ये मान के तो मैं भी मान जाऊंगा। बोलो सर, क्लियर है? कुछ क्लियर कर दो इनको, दो इनको। अब आप बैठ जाओ। ओके साइलेंट प्लीज प्लीज। डिस्कशन है, अच्छी हो रही है। हाँ जी बताइए सर। फैन मोड पे है जी, कुछ पूछना है किसी को? कैसे पता चल रहा है फैन मोड में?
फैन सर निशान आ रहा है। वेरी गुड, थैंक यू। ये फैन मोड है सर। तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे यस सर, कोई कितना सटीक आंसर दिया कि अगर ये कूलिंग मोड होता तो यहाँ टेम्परेचर भी आ रहा है। एक नई चीज हमने देखी नहीं, हम एलईडी देख रहे थे। तो ये फैन मोड है। और एनालाइजर स्टार्ट करने का, थैंक यू सर, एनालाइजर स्टार्ट करने का पहला स्टेप ही क्या है, मशीन को फैन मोड पे करो। तो ये फैन मोड पे कर दी, और फैन मोड पे करने के बाद क्या करो, रिमोट से मशीन को बंद करो, लॉक कर दिया। और ये जो आप देख रहे हैं जिस पे अब ये टेस्टिंग हो रही है, ये है डाइकिन का पीसीबी टेस्टिंग बोर्ड। इस पे ऑलरेडी सब डिस्प्ले, जिग, एलईडी सब लगी हुई है, और इससे आप इन्वर्टर और नॉन